सो जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर करेंट अफेयर्स क्लासेस। आज का जो टॉपिक है दैट विल बी, पहला टॉपिक है सेक्शन 6 एक था सिटीजनशिप एक्ट का। सिटीजनशिप एक्ट दैट इज फॉर द प्रोवाइडिंग द सिटीजनशिप फॉर द दोज हु आर नॉन इंडियंस। ठीक है, तो वहाँ पे सेक्शन 6 में एक स्पेशल एक्सेप्शन बताया गया था कि किसको हम सिटीजन दे सकते हैं, पर्टिकुलरली असम के लिए था। तो उसको लेके लोग सुप्रीम कोर्ट में गए थे कि क्यों केवल असम के लिए। तो उसी पे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है कि सेक्शन 6 वैलिड है। वो लोग बोल रहे थे कि ये वैलिड नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन है, लेकिन उन्होंने कहा कि एक स्पेशल सर्कमस्टांस में हम थोड़ा सा स्पेशल प्रोविजन दे सकते हैं। तो इसको डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट वी विल सी दैट द हमास लीडर सिनवार, इनको कल उनकी डेथ हो गई है अटैक में। तो सिर्फ पीसेस के लिए इंपॉर्टेंट है, नाम पूछ देगा कि ये किससे बिलोंग करते हैं। आफ्टर दैट वी विल सी दैट द, ये तो पॉलिटिकल न्यूज है, इसका कोई यूज नहीं है। देन सीकिंग ए अलाइव हियर द सेंटर्स फोर्टिफाइड राइस। फोर्टिफाइड राइस क्या होता है? सेफ टू द कंज्यूम। फोर्टिफाइड राइस का मतलब होता है, फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है? जैसे कोई जगह है उसको फोर्टिफाई मतलब फोर्ट बना दें, चारों तरफ से अटैक हो तो कोई अटैक आसानी से नहीं कर पाए। रेड फोर्ट और भी फोर्ट का नाम सुना होगा आप लोगों ने। फोर्टिफिकेशन ऑफ द राइस का मतलब होता है राइस को इस तरीके से उसको कोट किया जाए कि उसमें अलग से हम कुछ विटामिन जो हमारे लिए इसेंशियल है लेकिन लोगों में लैक कर रहा है, जैसे होता है ना अनीमिया हो जाता है ड्यू टू द लैक ऑफ आयरन, तो हम उसमें आयरन अलग से मिला देते हैं, उसी को फोर्टिफाइड राइस कहते हैं। ठीक है, उसको लेके एक सस्पिशन था कि इससे बीमारियां हो जाती हैं, तो वही गवर्नमेंट इसको जस्टिफाई कर रहा है कि ये हेल्थ के लिए सही है, कोई बीमारी नहीं होता है। तो उसको हम देखेंगे। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ अभी रिटायर होंगे तो नया चीफ जस्टिस बनेंगे। तो अभी जो न्यू चीफ जस्टिस के लिए प्रपोजल है, संजीव खन्ना का नाम आया है। तो थोड़ा सा हम देख लेंगे कि चीफ जस्टिस का कैसे अपॉइंटमेंट होता है। आफ्टर दैट वी विल सी दैट द बीजेपी मेक्स ओवरटोन टू विन बुद्धिस्ट वोट्स इनटू द महाराष्ट्र। तो बुद्धिस्ट पॉपुलेशन महाराष्ट्र में कितना है उसको हम इसमें डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट वी विल सी दैट द एडवांस रेलवे रिजर्वेशन पीरियड रिड्यूस टू द 60 डे। जैसे आप लोग रिजर्वेशन कराते होंगे कहीं जाने के लिए, पहले था कि 120 दिन पहले ओपन हो जाता था कि आप 120 दिन पहले अपना रिजर्वेशन करा सकते हैं, लेकिन इसको अभी न्यू रूल्स के अनुसार रिड्यूस करके 60 डेज कर दिया गया है। तो पीसेस के लिए इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट वी विल सी दैट द गट ब्रेन कनेक्शन टू द पार्किंसन रिवील्ड। तो पार्किंसन का कभी नाम सुना है? नहीं, किसी ने नहीं सुना है। एक बीमारी है, मेंटल डिसऑर्डर है। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक्स जानेंगे। दिस विल बी फॉर द जीएस पेपर 3 बेसिक साइंस। आफ्टर दैट वी विल सी दैट द मॉडिफाइड यूबीआई पॉलिसी विल बी मोर फिजिबल। यूबीआई का मतलब होता है यूनिवर्सल बेसिक इनकम। एक हम पॉलिसी बनाना चाहते हैं जिसके अंडर में हम हर एक इंसान को हर महीने कुछ पैसे दे देना चाहते हैं। जैसे है अनएम्प्लॉयड है, बूढ़े लोग हैं और भी जो गरीब है जिनके पास जॉब नहीं है, ऐसा है कि 50 स्कीम चलाने से अच्छा सबको एक पर्टिकुलर अमाउंट दे दिया जाए। नहीं होता है कि आप मनरेगा के थ्रू दे रहे हैं, आप फ्री में चावल दे रहे हैं, एल्डरली को दे रहे हैं, तो इससे काफ़ी दिक्कतें होती हैं कि कौन एलिजिबल है कौन नहीं है। इसके चक्कर में बहुत करप्शन होता है, लोग नहीं भी एलिजिबल होते, अपने आप को दिखाने के लिए पैसे देते हैं। अब एलिजिबिलिटी नहीं लेनी होगी, सबको ही पैसे देने हैं, तो सबको आप ट्रांसफर कर दीजिए, काम खत्म। तो जो ये सब कॉस्ट आता है बीच में कि कैसे एडमिनिस्टर करें, कैसे सेग्रीगेट करें, कैसे एलिजिबिलिटी जाने, ये सब पैसे कम हो जाएंगे। इस पे बहुत एनालिसिस, बहुत डीप एनालिसिस है, तो इसको देखते हैं कि फिजिबल है कि नहीं। बहुत आसान है कि सबको पैसे दे दिया जाए, कहना पैसे आएंगे कहाँ से? सबको दे देना है तो अच्छी बात है, पर वो पैसे आएंगे कहाँ? तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा, कैसे पॉसिबल है, उसको हम देखेंगे। आफ्टर दैट वी विल सी, तो ये जीएस पेपर 3 में पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट टॉपिक है, उसके अंडर में आएगा। आफ्टर दैट वी विल सी दैट द इंडियाज SDG। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SDG? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। यहाँ पे हम कर रहे हैं कि एंड इट्स ह्यूमन डेवलपमेंट इशू। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में है कि कितना इक्वालिटी है, कितना ज़्यादा
आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, जैसे कि एजुकेशन हो गया, इनकम हो गया, हेल्थ हो गया, ये सब की क्या स्थिति इंडिया में है उस पे एक काफी अच्छा एनालिसिस है। तो दिस विल बी पार्ट ऑफ द जीएस पेपर 3। इन्वायरमेंट का भी पार्ट है, इकोनॉमिक्स का पार्ट है। इन्वायरमेंट का पार्ट इसलिए है क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट रहेगा तभी जो इन्वायरमेंट है वो लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन करेगा। जैसे आप, सस्टेनेबल का क्या मतलब होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब आप चीजों को इस तरीके से यूज करें कि आप भी खुश रहें और आने वाले जनरेशन के लिए भी चीजें बची रहें। दैट इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। Then we will see that has the Congress internalized the message of the social justice। तो अभी देखेंगे कि हरियाणा का इलेक्शन हुआ है, ऐसा लग रहा था कांग्रेस जीतने वाली है पर कांग्रेस हार गई। तो वहां पे ये है कि अभी डिबेट चल रहा है कि जो सोशल जस्टिस की बात कांग्रेस कर रही है कि हम पूरे इंडिया लेवल पे कास्ट सेंसस कराएंगे, जो लोग पीछे हैं उनको हम प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन देंगे, उनके लिए स्कीम चलाएंगे। तो क्या हरियाणा में ये कर पाए कि नहीं कर पाए और कैसे इम्पैक्टफुल रहा उसका हम थोड़ा सा देखेंगे। ये पॉलिटिकल न्यूज है, हल्का सा बस हम लोग एक ब्रीफ में इसको देखेंगे। आफ्टर दैट वी विल सी दैट द ऑन एक्सेप्शन टू द मैरिटल रेप। तो ये कंटिन्यूसली डिबेट में है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट आपस में अलग अलग स्टैंड है। तो इसको ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए हैं, बहुत ब्रीफ में देखेंगे, रिवीजन के जैसे होगा। एंड टर्म कार्ड्स टू सेट आया, तो ये पॉलिटिकल न्यूज है जो यूएस में चल रहा है कि टर्म का क्या क्या चल रहा है, पॉलिसी कैसे। वहां पे भी तो इलेक्शन है अभी नवंबर दिसंबर में, तो वहां पे देखते हैं। मतलब ये कोई खास न्यूज नहीं है तो इसको हम लोग नहीं कवर करेंगे। जस्ट यू शुड नो दैट कि कौन कौन है इस समय कंटेस्टेशन में, कौन कौन है यूएस में, किसके किसके बीच में लड़ाई चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप सामने है, और एक तो याद होना चाहिए ना, वो इंडिया ओरिजिन है, कमला हरीशन, वो सी इज द फ्रॉम द इंडियन ओरिजिन, तो ये तो याद होना चाहिए। Let's start with the front page. The front page is the Supreme Court uphold the section 6A of the Citizenship Act। तो सिटीजनशिप एक्ट 1956 55-56 में ही पास कर दिया गया था ताकि कि सिटीजनशिप कैसे किसको देना है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, इसमें एक सेक्शन 6A हमने ऐड किया था। ओके, 6A ऐड करके इसमें हमने ये अलाउ किया था कि जो बांग्लादेश से माइग्रेंट हैं, those who have migrated before the 1966 they will be given the citizenship automatically। तो एक क्राइटेरिया, तीन डेट है, एक है 1966, एक है 1971 उसके पहले, और एक है 1971 के बाद। तीन डेट है, ठीक है। दो में हम एलिजिबिलिटी दे रहे हैं कि हम सिटीजनशिप देंगे, लेकिन 1961 71 के बाद एलिजिबिलिटी मतलब हमने मना कर दिया कि हम सिटीजनशिप नहीं देंगे। इसका रीजन है, ठीक है। तो डेट एक बार मैं दिखा दूं। पहला डेट है 1 जनवरी 1966 के पहले अगर कोई बांग्लादेश से इंडिया में आया है तो उसको ऑटोमेटिकली पूरा सिटीजनशिप दे दी जाएगी। क्यों? क्योंकि जब हम आज़ाद हुए, सेपरेशन हुआ, डिवीजन हुआ, पार्टीशन हुआ, तो ये ईस्ट पाकिस्तान था। तो लोग कंफ्यूज थे कि कहाँ रहें कहाँ नहीं रहें। बाद में वहाँ पे परसिक्यूशन होने लगा। परसिक्यूशन का मतलब कि लोगों को मारने लगे जान से, तो उनको भागना पड़ा। तो ऐसे कंडीशन में ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे हमने बोला कि 1947 से 1966 तक कोई भी माइग्रेट किया है तो हम दे देंगे, ठीक है। दूसरा कंडीशन था कि 1966 से 25 मार्च 1971 के बीच में जो किया है उसको भी हम दे देंगे, लेकिन 10 साल तक सिटीजनशिप 10 साल बाद देंगे। होता है ना, तुरंत नहीं देंगे, 10 साल बाद वो रिजाइड करें और उनका हम देख के उसके बाद सादा सिटीजनशिप दे देंगे, ठीक है। इस दौरान देने का मेन कारण था कि वहां पे बांग्लादेश में ईस्ट पाकिस्तान था, तो पाकिस्तानी आदमी एट्रोसिटीज कर रही थी ऑन द नेम ऑफ द लैंग्वेज, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान के नाम पे। तो इसीलिए हमने वहां पे दे दिया था। एक बहुत फेमस उन्होंने ऑपरेशन सोर्च लाइट भी चलाया था पाकिस्तानी आर्मी ने, टू कर्ब द बंगाली नेशनलिस्ट मूवमेंट इनटू द ईस्ट पाकिस्तान। हो रहा था ना कि बंगाल, बांग्लादेश का लिबरेशन के लिए भी तो मूवमेंट चल रहा था, तो उसके खिलाफ वहां की आर्मी, पाकिस्तान की आर्मी ऑपरेशन सोर्च लाइट चलाया था। तो लिख लीजिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पीसीएस में ये पूछ सकते हैं, ऑपरेशन सोर्च लाइट। दिस वाज conducted by the Pakistani army and it was against the Bengali nationalist movement. This was conducted by Pakistani army, launched in 1971
एग्जैक्ट डेट लिखना है तो 25 मार्च को लॉन्च किया था, 26 मार्च 1971। लिख लिया ये ऑपरेशन लॉन्च। ये समझ में आ रहा है 3 डेट हमने क्या क्या है। 71 के बाद से नहीं दिया, 71 तक तो उन्होंने ऑपरेशन सोर्च लाइट यही चलाया ना। अब यहाँ पे जो विरोध चल रहा था, एक एनजीओ, कई एनजीओ है, जो मेन एनजीओ केस कर रहा है वो है असम पब्लिक वर्क एंड द असम सम्मिलिता महासंघ। ओके, तो ये जो एनजीओ है ये लोग पहुंच गए लेके कि ये जो फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 29 में कल्चरल प्रोटेक्शन के लिए दिया गया है कि अगर मैं यहाँ पे हूँ, कोई मेरा कल्चर है तो उसको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, वो स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब ये लोग कह रहे थे कि जब बांग्लादेशी आ गए असम में तो वहाँ पे जो आसामीज कल्चर था उसको ये लोग अपना डोमिनेंस करने लगे। आसामीज कल्चर को रिमूव करके ये अपना कल्चर कर रहे थे, मुस्लिम वाला कल्चर जो बांग्लादेश का कल्चर था ये था। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि आर्टिकल 29(1) जो बोलता है दैट टॉक अबाउट द गारंटी द राइट टू टेक स्टेप टू प्रोटेक्ट द कल्चर लैंग्वेज एंड द स्क्रिप्ट ऑफ द सेक्शन ऑफ द सिटीजन। ओके, इन्होंने ये बोला। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ऐसा कोई बात नहीं, कोई प्रूफ नहीं है कि उनके आने से आपका कल्चर कोई उन्होंने एलिमिनेट कर दिया या रिमूव कर दिया। यही है सुप्रीम कोर्ट का, यही स्टैंड है। वहां पे सिर्फ एक जस्टिस जेबी पारदीवाला है। आपको पता होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है उसमें कई जज बैठ के देते हैं। जैसे इस वाले जजमेंट में टोटल 5 जज थे, 4 ने सपोर्ट में दिया है और एक अगेंस्ट में दिए हैं। 4:1 से मेजोरिटी से जजमेंट आया है। मतलब 4 लोगों का मानना है कि सेक्शन 6A सही है, जो आसाम में बांग्लादेशी को दे रहा है इमिग्रेंट्स को सिटीजनशिप का राइट, वो सही है। एक ने कहा नहीं सही है, उन्होंने कहा कि ये वायलेट कर रहा है, क्योंकि सिटीजनशिप देने के पहले आप पहले उन्हें फॉरेनर डिक्लेयर कीजिए, उसके बाद जो प्रोसेस है उसको लगाइए, डायरेक्ट आप सिटीजनशिप नहीं दे सकते हैं। ऐसा एक जस्टिस का है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जस्ट एक बता रहा हूं ताकि आपको कहानी के जैसे याद रहे। ठीक है, चीजें क्लियर हो रही हैं। क्या है सेक्शन 6A, सिटीजनशिप एक्ट है, 1955 में पास हुआ था। इससे हम सिटीजनशिप के डिफरेंट प्रोविजन देते हैं। जैसे अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हमने नहीं, लड़ाई चल रही थी कि 3 देशों को दे दिया था, वो इसी एक्ट को अमेंड किया था। ये अमेंड होता रहता है। अमेंडमेंट करके हमने जो 12 साल का हमने जो टाइमिंग था, नॉर्मल 12 साल रह के आप नेचुरलाइजेशन करते हैं, वो इसमें घटा के 5 साल कर दिया था। ठीक है, यही मेन था। क्लियर? यहया सिनवार, दिस इज द हमास के लीडर है और इनका अभी बॉडी मिला है, डेड बॉडी। इजराइल क्लेम कर रहा है, हमास से अभी कोई इसका कंफर्मेशन नहीं है। तो ही वॉज द टॉप लीडर ऑफ द हमास। बस इतना जानिए, पीछे में पूछ देगा यहया सिनवार न्यूज में थे किस लिए, तो ही वॉज द टॉप लीडर इनटू द हमास। हमास पता है ना क्या है? They are the organization fighting for the right of the Palestine into the Israel, against the Israel. Okay. Yahwa, Yahya, 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 YA 2 बार है, उसके बीच में H है। ठीक है, ये नवाज शरीफ का इंटरव्यू है। अभी ये जो वहाँ का पार्टी जो पावर में है उसके ये लीडर है, इनके भाई वो है, ही इज द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, शहबाज खान इनके भाई हैं, ही इज द प्राइम मिनिस्टर। कहीं इसमें लिखा होगा शहबाज खान, एंड ही इज द हेड, शहबाज खान, शहबाज शरीफ। ओके, तो शरीफ, नवाज शरीफ इनका नाम है। और इनकी जो बेटी है वो है पंजाब एरिया की चीफ, वुमेन चीफ मिनिस्टर, तो उनका नाम है मरियम, नाम है मरियम शरीफ कहीं होगा। ठीक है, जहां पे भी देख लेना मरियम शरीफ, वो सी इज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ द पंजाब साइड ऑफ पाकिस्तान साइड ऑफ द पंजाब। पंजाब 2 है, इंडिया में भी पंजाब है, पाकिस्तान में भी पंजाब है। ठीक है ना, सिंध और वो पाकिस्तान के भी इधर उधर दोनों पार्ट, ये जम्मू एंड कश्मीर भी इधर उधर है। ठीक है, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज दैट वी आर गोइंग टू टेक इज द
अभी थोड़ा सा होता है ना, गांव में कुछ चीजें फैल जाती हैं, हमारी कुछ खाया बीमारी हो गई तो पूरा एक परसेप्शन बन जाता है कि ये खाने से बीमारी हो रही है। तो अभी फोर्टिफाइड राइस गवर्नमेंट क्या कर रही थी, फोर्टिफाइड करके डिफरेंट सीरियल्स दे रही है, ताकि जो बीमारियां हैं, जैसे वीमेंस में अनीमिया बहुत पाया जाता है, हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होता है, और भी बहुत सी बीमारियां हैं, तो उस सब के लिए ये फोर्टिफिकेशन ऑफ द क्रॉप करके दे रहे हैं। जैसे चावल हो गया, वीट हो गया, उसमें पहले से ही कोट करके उसमें पहले से आयरन के छोटे छोटे वो माइक्रो क्वांटिटी में मिला के दे रहे हैं, ठीक है। तो अभी एक परसेप्शन था कि इसको खाने से बीमारी हो रही है, फिर गवर्नमेंट ने ये साफ साफ बोला कि नहीं, WHO के जो हमारा गाइडलाइन है उसी को हम फॉलो करके दे रहे हैं। और अगर आप आयरन लेते हैं, आयरन की डिफिशियंसी के कारण दो काफी फेमस बीमारियां हैं, एक थैलेसेमिया और दूसरा है सिकल सेल अनीमिया। ये सिकल सेल अनीमिया तो हम लोग पढ़ चुके हैं, थैलेसीमिया इज द अदर। इसका डिसऑर्डर होता है, एक मिनट में देखता हूँ। थैलेसीमिया का जो ये भी ब्लड डिसऑर्डर ही होता है, द सेम यहाँ पे भी ब्लड डिसऑर्डर होता है। और यहाँ पे जो ब्लड का मेन कंपोनेंट हीमोग्लोबिन होता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का जो इसका कैपेसिटी होता है उसको इम्पैक्ट करता है, ठीक है, दैट इज द मेन थिंग। जो सफिशिएंट, अब हीमोग्लोबिन ही नहीं प्रोड्यूस होगा तो अच्छे से नहीं होगा, तो थैलेसीमिया में दैट इम्पैक्ट द प्रोडक्शन ऑफ द हीमोग्लोबिन, दोनों हीमोग्लोबिन से है, वो भी हीमोग्लोबिन था सिकल सेल, उसमें डिस्क शेप से सिकल शेप हो जा रहा था, और वहां पे क्लॉगिंग हो जा रही थी, क्लॉगिंग जाके एक जगह जमा हो जा रहे थे, जैसे होता है ना नाली में फंस जाता है तो पानी नहीं जा पाता है, सेम वाज द ब्लड, अगर नस में कहीं जाके फंसने लगे ब्लड के कण तो फ्लो नहीं होगा, उसके कारण कई बीमारियां होती हैं, दर्द काफी होता है, ठीक है। इससे अनीमिया मेनली इम्पैक्टफुल होता है, ठीक है, अनीमिया, ओके। और इसका जो रीजन है, खास रीजन में होता है, जैसे साउथ एशिया के लोगों में पाया जाता है, मेडिटेरेनियन, मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीकन कंट्री, खासकर मेनली द एरिया वेयर द पॉवर्टी ज्यादा है वहीं पे होगा। इंडिया में पॉवर्टी का कंडीशन है, वीमेंस को खाने का इंटैक्ट जो होता है वो सफिशिएंट नहीं मिलता है। क्लियर, थैलेसेमिया क्लियर हो गया, ब्लड डिसऑर्डर, इससे प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, जस्टिस संजीव खन्ना, इनको नेक्स्ट हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस संजीव खन्ना होंगे, पीसेस के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर चीफ जस्टिस को बनाना है, अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है, लेकिन प्रेसिडेंट के अपॉइंटमेंट करने के पहले गवर्नमेंट पूछती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कि किसको बनाया जाए, और जो रिकमेंडेशन आता है उसी को बनाया जाता है। अभी तक जो एक ट्रेंड आ रहा है, ट्रेडिशन की, जो सबसे सीनियर मोस्ट है, सीनियर मोस्ट का मतलब ज्वाइनिंग के हिसाब से, एज के हिसाब से नहीं कि मेरा एज है लेकिन मैं, जैसे मेरा कोई 32 साल की उम्र में आईएएस ज्वाइन करे और कोई 22 साल की उम्र में करे, तो 22 साल वाला डिस्पाइट एज में कम होगा पर उसका जो ड्यूरेशन होगा वो ज्यादा होगा, यही मेन लिया जाता है। तो यहाँ पे जो सर्विंग एज होता है उसमें इनका ज्यादा है, एंड ही हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो प्रोसेस है वो प्रोसेस को मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर कहते हैं। चीफ जस्टिस को जो हम अपॉइंटमेंट करने का प्रोसेस अभी निकाला गया है, मेमोरेंडम ऑफ लॉ, मिनिस्टर चीफ जस्टिस से बोलता है, पूछता है, रिकमेंडेशन मांगता है, और चीफ जस्टिस उसको उनको बताते हैं कि इनको आपको अपॉइंटमेंट करना है, दिस इज द प्रोसेस। और फाइनल अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। ये चीफ जस्टिस से भी रिटायरमेंट इनका है, अगले साल 13 मई 2025 को ये रिटायर भी हो जाएंगे, संजीव खन्ना। बीजेपी मेक्स ओवरटोन टू विन द बुद्धिस्ट वोट इनटू द महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में दलित कास्ट का एक लार्ज पॉपुलेशन बुद्धिस्ट फेथ को फॉलो करता है, क्यों, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? आधा वहां में दलित जो है वो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, एनी रीजन फॉर दैट? जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो पता चलेगा। अंबेडकर ने लास्ट में बुद्धिज्म को एडॉप्ट कर लिया था, और वो महाराष्ट्र के थे, महाराष्ट्र में ही किए थे, तो इसीलिए वहां पे फॉलोइंग जो है वो मैक्सिमम बुद्धिज्म को फॉलो कर लेते हैं, दैट इज द मेन रीजन, ओके।
17% शेड्यूल कास्ट है महाराष्ट्र के पॉपुलेशन में, ओके, एंड हाफ ऑफ देम हैव द बुद्धिस्ट फेथ। नेक्स्ट न्यूज रेलवे का है। आप लोग टिकट कराते होंगे, पहले 120 4 महीना पहले कराते थे, अब 2 महीना पहले कराना होगा, इसलिए कि 120 दिन का टाइम पहले होता था तो ड्यूरेशन ज़्यादा होता है, तो प्लान चेंज भी तो होता है बाद में। अब जितना लंबा ड्यूरेशन चेंज उतना ज़्यादा होगा। तो ये देखा जा रहा था नियर अबाउट 21% कैंसिलेशन होता था, और 4 से 5% पैसेंजर कैंसिल नहीं कराते थे लेकिन आते भी नहीं थे, टिकट उनका था। तो इससे ये होता था करप्शन के चांस, उनका सीट खाली है, टीटी क्या करेगा कि उनके पे किसी और को पैसा लेके देगा। गवर्नमेंट को तो ये लगेगा ना कि उनकी जगह पे कोई जा रहा है, वो जा रहा है इंसान, पर वो गया नहीं। तो इसको लेके करप्शन बहुत होता था, तो इसी को करके कम किया गया है। ठीक है, एक चीज एक्सेप्शन है कि जो पहले से ही जिन ट्रेन का रिजर्वेशन पीरियड कम होता था, जैसे गोमती हो गया, ताज एक्सप्रेस हो गया, इन लोगों का इन सब ट्रेनों का सेम है, जो रिड्यूस पीरियड है वही रहेगा। नॉर्मल और सभी ट्रेनों का 60 डेज हो गया। हुच ट्रेजेडी को इंडिया में बहुत कॉमन है, लोग जो देसी शराब पी लेते हैं और उसके कारण जो डेथ होता है उसको हुच ट्रेजेडी कहते हैं। ठीक है, बिहार में काफी है, क्योंकि बिहार में अभी प्रोहिबिशन है, वहां पे रोक के रखा है, शराब बंदी करके रखा है। इसके चक्कर में जो लोग चुपके से इलीगल शराब बनाते हैं और वो कई बार केमिकली रिएक्ट कर जाता है और वो पॉइजन का काम करता है। दिस इज द थिंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज द पार्किंसन डिजीज। तो यहाँ पे रिसोर्स पे है कि इसका जो है गट ब्रेन कनेक्शन है, लेकिन बस आप सिंपल जानिए व्हाट इज द पार्किंसन डिजीज। व्हाट इज द पार्किंसन डिजीज? कभी नाम नहीं सुना है? दिस इज द ए मेंटल डिसऑर्डर, जो होता है ना ब्रेन में डिसऑर्डर होता है, ओके। और इसके कारण क्या क्या, हाथ या कोई शरीर नहीं हिलता हुआ आपको दिखता हुआ लोगों को पार्किंसन डिजीज है, क्योंकि ब्रेन कैसे सब कुछ, हाथ होता हमारा क्यों अच्छे से फंक्शन करता है, ब्रेन से ही सब कनेक्टेड है, यही बताता है अब उठना है अब हटाना है इसको। अब ब्रेन से और मेरे हाथ का जो ये न्यूरॉन्स है उसका कनेक्शन हट जाए, जो हम सिग्नल भेज रहे हैं, तो ब्रेन से आते आते ये कंफ्यूज होगा, हाथ को उठाना है नहीं, हाथ उसमें बहुत डिले हो जाता है। तो एक तो ट्रेमर होगा, रिजिडिटी भी आएगी, ठीक है, पोस्चर इंस्टेबिलिटी होगी, समझ में नहीं आएगा, चल रहे इधर उधर, बहुत देर से सिग्नल जा रहा है। एंड ऑल्सो इट रिजल्ट इनटू द कॉग्निटिव डिक्लाइन, स्लीप डिस्टर्बेंस हो जाएगा कि हम सो नहीं पाएंगे कंटिन्यूअसली, बीच बीच में नींद भी टूटता है। तो दीज आर द मेन इम्पैक्ट ऑफ द पार्किंसन डिजीज। ओके, दिस इज द ब्रेन डिसऑर्डर। बस इतना जानिए, बेसिक जानिए, पार्किंसन डिजीज दिस इज द ब्रेन डिसऑर्डर, और इसमें क्या क्या हो सकता है, ट्रेमर हो सकता है, स्टिफनेस हो जाएगा, रिजिडिटी हो जाएगा, डिफरेंट मोटर पार्ट्स जो हमारे यहाँ घूमते हैं, एंड कॉग्निटिव डिक्लाइन, स्लीप डिसऑर्डर्स एंड मूड डिसऑर्डर भी होता रहता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज द मॉडिफाइड यूबीआई पॉलिसी, यूनिवर्सल बेसिक इनकम। अब ये बात चल रही है आजकल कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट दे नहीं पा रही है, धीरे धीरे ऑटोमेशन हो रहा है, हर चीज मशीन कर दे रहा है। जैसे होता था पहले, अब रोड बनाना था, छोड़िए मकान ही बनाना होता था, तो जब आप लिंटर डालते थे तो काफी मजदूरों की जरूरत होती थी। अब मशीन आ गया, उसी में सारा आप एक साथ बना दे रहे हैं, वहीं ऊपर जाके गिरा दे रहा है, बस एक दो मजदूर है फैलाने में, वो भी धीरे धीरे मशीन आ जाएगा, वो भी ऑटोमेटिकली फैला देगा। तो पहले जो 50 मजदूर थे, 2 मजदूर हो गए किसी भी काम के लिए। जैसे पहले आपको कुछ भी लिखना होता था तो आप पेज वाइज लिखते थे, अब कंप्यूटर से हो गया, कॉपी पेस्ट हो गया। अब तो चैट जीपीटी आ गया, वो आपको भी कुछ करने की, बस डालिए 2 लाइन, वो सब कुछ कर देगा, टाइपर की भी जरूरत खत्म। तो कहीं ना कहीं जो इनके कारण है, ऑटोमेशन के कारण एम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है। हो सकता है फ्यूचर में कि किसी को कोई जॉब ही ना हो, लोग हो 1 करोड़, जॉब हो 100 लोग मिलकर सब कर रहे हैं, मशीन से ही सब हो जा रहा है। तो ऐसे में क्या है कि जब लोगों के पास इनकम नहीं होगा तो हर आदमी की बेसिक नीड होती है, गवर्नमेंट क्या करे कि सबको कुछ पैसे दे दे कि बेसिक्स उनके खाने का काम चल जाए, उनके मेडिकल का काम चल जाए। और बेसिक हेल्थ का ये है कि बेसिक यूनिवर्सल इनकम, यूनिवर्सल का मतलब होता है कि सबको दिया जाए, यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल का मतलब किसी को आपको एक्सक्लूड नहीं करना है, अमीर को भी देंगे, गरीब को भी देंगे, हर इंसान को देंगे। बेसिक इनकम मतलब एक कैलकुलेशन होगा कि इतने पैसे में एक आदमी
खा पी के जी सकता है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? वही तो मेन इश्यू है। इसका तो जिक्र हो गया था जो इकोनॉमिक सर्वे 2016-17 में ही इन्होंने बोला था, लेकिन मेन मुद्दा यह है कि पैसे कहाँ से लाएंगे। ठीक है, तो दोनों पहलू है। पॉजिटिव ये है कि एक तो इसमें इंक्लूजन एक्सक्लूजन का जो दिक्कत होता था कि कौन गरीब है कौन अमीर है, किसको देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए, इसमें काफी करप्शन हो जाता था। लोग जबरदस्ती पैसे देके अपना नाम इंक्लूड करवाते थे। और एक्सक्लूजन का एरर ये हो जाता था कि जो डिजर्विंग है उसको नहीं मिलता था। जैसे कोई डिजर्विंग है गरीब है, उसको पढ़ना लिखना नहीं आता है, वो स्कीम में अपना उसने कराया ही नहीं, नॉमिनेट ही नहीं कराया। फिर उसके ये जो बायोमेट्रिक है वो काम नहीं करते हैं। किसी किसी का होता है, जो लोग मजदूरी करते हैं उनका ये सब नहीं रीड कर पाता है। बैंक कभी कभी डिक्लाइन कर देता है कि इनका मतलब सही से वेरिफिकेशन नहीं हो पाता। वो गरीब आदमी कहाँ दौड़ेगा, नहीं मिल पाता था मोस्ट डिजर्विंग। और कुछ होते थे जो अमीर हैं होशियार हैं, नेता होता से उनका कनेक्शन है, वो मुफ्त के पैसे लेते थे। मैं अपने घर एक बार गया था, मेरे वहाँ के जो जानने वाले हैं वो वहाँ के हेडमैन थे, कह रहे हैं कि मनरेगा में नाम लिखवा दूं, पैसे साल के साल आएंगे। तो मैंने कहा मैं कैसे काम आके करूंगा, मैं तो पढ़ाई करता हूँ। तो कह रहे हैं कि अरे वो आने की जरूरत नहीं, वो पैसे आ जाएंगे, बस नाम लिखवाया जाएगा। तो मतलब मैं वहाँ पे और लोग लिखवा के ले रहे थे, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए। तो दिस टाइप ऑफ जिसको कोई जरूरत नहीं है उसका कनेक्शन है उसको फ्री में मिलता है। तो ये इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का एरर है। ठीक है, बिसाइड दैट ये इंक्लूजन एक्सक्लूजन करने में भी तो आपको लोगों को भेजना पड़ता है, डेटा लेना पड़ता है, इसमें भी तो आपके खर्च आते हैं। दैट इज द थिंग। तो ये पैसे बचेंगे फालतू का आपका जो खर्च हो रहा है। ठीक है, और करप्शन भी बचेगा। तीसरा चीज ये है कि लोग कई बार जानबूझ के काम नहीं करते हैं कि मैं कहीं अमीर हो जाऊं तो ये सब फैसिलिटी नहीं मिलेगी। जैसे होता है ना कि कुछ लोगों का ये मेंटालिटी है कि इस लेवल तक नीचे रहेंगे, उनका ज्यादा फर्क नहीं है, मुश्किल से उनका 2000 ज्यादा हो गया तो वो आ जाएंगे पॉवर्टी लाइन से ऊपर। तो बहुत सी स्कीम होती हैं जो उनको मानिए 2000 वो ज्यादा कमाना चाहते हैं। ठीक है, और उनको पता है जब 2000 से ज्यादा मैं जो जाऊंगा 3000 कमाऊंगा तो मुझे जो 1500 2000 की चीजें मुफ्त में मिले वो नहीं मिलेगी। तो उसको लगता है सिर्फ 1000 बढ़ेगा, इतना मिलता था वो चला जाएगा, फिर मेहनत भी करना पड़ेगा, होगा ना कि पूरे महीने यू हैव टू वर्क। तो वो लोग नहीं करते थे। लेकिन आप बेसिक इनकम जब सबको देंगे तो उनको ये डर नहीं रहेगा, क्योंकि वो तो सबको मिल रहा है ना, आप किसी भी कैटेगरी में रहे मिलेगा। तो दैट इज द मेन थिंग। यहाँ पे एक फायदा है कि जो वर्किंग कैपेसिटी है वो इंटैक्ट रहेगी। दैट इज द अदर थिंग। ओके, यहाँ पे इन्होंने दिया है कि टू डील विद अ डिबेट ऑन द टर्म ऑफ द फिजिबिलिटी एंड डिजायरेबिलिटी। अब ये होता है कि किसको दिया जाए, किसको मतलब कोई चीज होती है कि डिजायर होता है और कोई है कि पॉसिबिलिटी है कि नहीं। जैसे आप कह रहे हैं कि फिजिबल नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है, सब ये तो सबको लगेगा ना कि दे देना चाहिए, क्योंकि सिर्फ 1 ही 2% लोग अमीर हैं, मतलब इतने कैपेबल हैं। 80% लोग, आप सोचिए कि जो हम मुफ्त में राशन दे रहे हैं 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं, पॉवर्टी लाइन से नीचे है। जो अमीर है जो एकदम वेल ऑफ है उनकी बहुत कम है। तो आखिर में उनके चक्कर में सबको तो फायदा हो जाएगा। आप 2% को हटाने के चक्कर में आप पूरे को करप्शन नहीं फैला सकते ना, आप उनको भी दे दीजिए। और उनको भी देंगे तो वो तो टैक्स दे ही रहे हैं, उनके लिए क्या फर्क पड़ता है। एक अमीर को अगर आप 1500 दे भी दिए तो ऑलरेडी उससे टैक्स तो आप ले रहे हैं लाखों में, तो वो तो कंटिन्यू रहेगा। मतलब ये चीजों को लेकर डिबेट है कि अमीर को क्यों दे। जैसे इन्होंने बोला कि इसमें अमीर को देने का जो मुद्दा हैगा वो रहे, किसने बोला अमीर वाला? अच्छा, किसी ने बोला। हाँ, तो दैट इज द थिंग। तो वो वाला चीज है कि डिस्पाइट अगर उनको इंक्लूड भी कर ले टैक्सेशन तो हम देते रहते हैं। अब दिक्कत है जो कैलकुलेशन किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए 11% का जीडीपी के हिसाब से देना पड़ेगा अगर अच्छा आप इनकम दे रहे हैं। ठीक है, मतलब एज पर द तेंदुलकर कमेटी का जो रिपोर्ट है, डिफरेंट कमिटी बैठाया जाता है, वो ये डिसाइड करती है कि पोवर्टी, किसी को पोवर्टी डिक्लेयर करना है कि ये फैमिली पोवर्टी है, तो उसके लिए एक क्राइटेरिया होगा ना कि 2000 3000 कितना इनकम होगा। तो तेंदुलकर कमेटी इसी के लिए बैठाया गया था कि वो एक एनालिसिस करे कि मिनिमम इनकम कितना होना चाहिए, उसके नीचे अगर कोई है तो उसको पोवर्टी हम डिक्लेयर करेंगे। उसी को तेंदुलकर पोवर्टी लाइन कहते हैं। ओके, तेंदुलकर पोवर्टी लाइन ने समझ में आ रहा है तेंदुलकर पोवर्टी लाइन क्या है? तेंदुलकर एक कमिटी थे, उसके हेड का नाम था तेंदुलकर, इसीलिए इस कमिटी का नाम तेंदुलकर कमिटी था। उनसे ये पूछा गया था कि कितना
लाइन होना चाहिए, उसके नीचे अगर इनकम है तो उसको पॉवर्टी डिक्लेयर कर देंगे। तो उन्होंने अर्बन एरिया और रूरल एरिया के लिए दो क्राइटेरिया दिया था। रूरल एरिया में जैसे इनकम कम भी रहे तो हो जाता है, क्योंकि वहाँ किराया ज़्यादा नहीं होता है और वहाँ पे चीज़ें थोड़ी सस्ती मिल जाती है, सब्जी वब्जी। तो वहाँ पे उन्होंने 1500 पर मंथ के लिए किया करा था, और अर्बन एरिया के लिए उन्होंने 1850 रुपए का क्राइटेरिया दिया था। ठीक है। और फॉर द एवरेज जो आएगा दोनों का वो 1600 के आसपास आएगा। ठीक है। तो इस हिसाब से भी देंगे तो एक अच्छा खासा अमाउंट आएगा। अब ये डिबेट चल रहा है कि जब आप ये अमाउंट दे देंगे तो फिर और सब चीजों को कैसे देंगे, जैसे आप हेल्थ का भी इंश्योरेंस कर रहे हैं, ये सब भी चीजें नहीं हो पाएंगी एक साथ। होगा ना कि या तो आप टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ा दीजिए, टैक्स तो वो भी फिर ओवरऑल बिजनेस कम हो जाएगा। आप टैक्स बढ़ा देंगे तो फिर लोग बिजनेस कैसे करेंगे, टैक्स ही देने में चला जाएगा। तो इस सब चीज को लेके अभी तक जद्दोजहद ये है कि कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। ठीक है। तो इन्होंने एक राय दिया है कि कई तरीका हो सकता है। जैसे एक तरीका ये हो सकता है कि ऑलरेडी इस टाइप का कुछ कुछ स्कीम हम चला रहे हैं, जैसे किसान कौन सा है, पीएम किसान, पीएम किसान सम्मान योजना यहाँ है, तो पीएम किसान योजना है ना, किसान सम्मान निधि योजना। ठीक है। इसमें ऑलरेडी हम 6000 रुपए दे रहे हैं पर ईयर, लेकिन इसमें हम दे रहे हैं कि जिसके पास लैंड होल्डिंग है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना, क्लियर हो रहा है, 6000 दे रहे हैं। अब इसमें है कि लैंड होल्डिंग होना चाहिए मेरे पास, कि पीएम किसान, ये तो पर पर्सन मिलेगा, ये तो पर पर्सन है। और पीएम किसान निधि योजना, आई थिंक दिस इज डिपेंड अपॉन द लैंड होल्डिंग ऑफ फार्मर फैमिली है, एक फैमिली का जो लैंड होल्डिंग है उस हिसाब से। ठीक है। और ये स्टार्ट हुआ था जैसे वो लैंड के हिसाब से है। ठीक है। ये स्टार्ट हुआ था तेलंगाना से, तेलंगाना ने इसी टाइप का ऋतु बंधु योजना स्टार्ट किया था। इन्होंने 4000 रुपए पर एकड़ के हिसाब से स्टार्ट किया था। तो अब इसमें यह है कि आप जिसके पास लैंड है उसको दे रहे हैं, लेकिन इंडिया में लैंड होल्डिंग बहुत कम लोगों की है, लैंडलेस लोग बहुत ज्यादा है। और लैंड जिसके भी पास है, नॉमिनेशन नहीं है, वो कई पुश्त पहले का चल रहा है, ग्रैंड पेरेंट्स के नाम से है। तो वो जो होता है ना कि खतौनी, ये सब चीजों में बहुत रजिस्ट्रेशन में काफी लंबा प्रोसेस लगता है, कोई कराता नहीं है और पैसे भी बहुत लगते हैं। तो और कंफ्यूजन भी बहुत होता है। अब ये कहा जा रहा है कि जब आप ये पैसे जो दे रहे हैं, इसमें भी जीडीपी का नियर अबाउट 0.4% तो खर्चा हो ही रहा है। ठीक है। 75,000 करोड़ रुपए इस स्कीम के लिए दिया गया है, पीएम किसान सम्मान निधि के लिए, जो गवर्नमेंट दे रही है। अब ये कह रहे हैं कि इसी को एक दो और योजना को आप ऐड कर दीजिए, जैसे आपका ये मनरेगा है, मनरेगा में 100 डेज का आप वर्क दे रहे हैं, अगेन उसको भी आप ऐड करके दो तीन का जो मेन है उसको ऐड करके आप बेसिक इनकम दे दीजिए। तो ये इससे ये होगा कि जो आप लैंड का इसमें क्राइटेरिया लगा रहे हैं वो हटा देंगे, जो लैंडलेस है उसको भी तो बेसिक इनकम में मिलेगा। आप जैसे मनरेगा का भी है, मनरेगा जो काम करना चाहेगा उसको देंगे ना। अब कोई बहुत ज्यादा एजेड आदमी है, 10-12% एजेड आदमी है, कोई औरत है उसका हाथ पैर टूटा है, या कोई आदमी नॉर्मल ही है, वो डिसेबल्ड है, वो तो नहीं कर पाएगा ना मनरेगा का स्कीम। तो ये जितने भी कंडीशनल है कहीं ना कहीं बहुत से डिजर्विंग लोगों को एक्सक्लूड करते हैं। जैसे पीएम किसान निधि योजना है, सम्मान निधि योजना है, लैंड नहीं है तो नहीं मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम लोग तो लैंडलेस है ना, जाके दूसरे के खेतों में काम कर रहे हैं। तो बेसिक इनकम जो है ये कॉन्सेप्ट इसीलिए अच्छा माना जा रहा है कि इसमें आपको मैक्सिमम लोगों को इंक्लूड कर रहे हैं, एक्सक्लूजन नहीं है। मैक्सिमम लोग जो डिजर्विंग है दे आर द, मतलब पॉवर्टी लाइन के नीचे ही है। क्लियर हो रहा है ये चीजें। दूसरी चीज है कि ये हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने एक जनधन योजना स्टार्ट किया था, जैम, जहां पे जनधन आधार मोबाइल को लिंक कर रहे थे, आधार मोबाइल एंड बैंक अकाउंट। तो ऑलरेडी लिंक करके रखा है, तो इजीली हम ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो ऑलरेडी हमारे पास है, और कुछ बेनिफिट, डायरेक्ट बेनिफिट हम ट्रांसफर कर रहे हैं। डायरेक्ट बेनिफिट कर रहे हैं ना, ये आप सिलेंडर लेते हैं तो उसका सब्सिडी जब तो डायरेक्ट आपके अकाउंट में आता है। लेकिन दिक्कत ये है कि ये जो डायरेक्ट बेनिफिट है जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि एक्सक्लूजन बहुत है। क्लियर हो रहा है
कि एक्सक्लूजन बहुत है, एक्सक्लूजन के चक्कर में जो मोस्ट डिजर्विंग है वो बाहर रह जाते हैं। लैंडलेस, elderly people, women who are not capable of doing the work, all they got excluded। तो यहाँ पे इसी चीज का मेन यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है। क्लियर हो रहा है? बेसिक यूनिवर्सल बेसिक इनकम का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? इस पे मेंस का क्वेश्चन आने का बहुत चांसेज है, क्योंकि 2016-17 से जब इकोनॉमिक सर्वे में इसका किया गया था जिक्र, तभी से ये न्यूज में है। 2016-17 का इकोनॉमिक सर्वे हर साल गवर्नमेंट अपना एक डॉक्यूमेंट्स निकालती है, 400 पेज का होता है, उसमें पूरा एनालिसिस करती है कि क्या स्कीम चला, कैसे चला। हम लोग भी पढ़ेंगे जब इकोनॉमिक सर्वे आएगा, तो हम लोग उस पर 2-3 क्लासेस करेंगे। जुलाई में भी आया था तो हमने उस पर डिस्कस किया था। ओके, हाँ वो तो सबको इक्वल ही देने की बात हो रही है। हाँ, एक कॉमन पैसे ही देंगे, लेकिन यही है कि फिजिबिलिटी का इशू है, तो इसमें भी कुछ एक्सक्लूजन की बातें हो रही हैं कि हम कुछ एक्सक्लूड कर सकते हैं कुछ लोगों को। ठीक है, जैसे जो बहुत टैक्सेशन के लिमिट से ऊपर है तो हम एक्सक्लूड सिर्फ करेंगे, कुछ लोगों को एक्सक्लूड करके सबको इंक्लूड करेंगे। ठीक है, ये भी है कि पैसे मतलब है कि कितना दिया जाए, उसको भी लेके डिबेट है कि कितने परसेंटेज पे कितना आएगा। तो नियर अबाउट यही है कि 3.5 से 11% आ रहा है। फिर भी अगर बहुत कम देना चाहे 500 रुपए के आसपास, तो वो 1% पे भी हो सकता है। यहाँ पे कहीं दिया हुआ है कि 1% पे भी 500 के आसपास हम दे सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या है कि इंक्लूजन एक्सक्लूजन एरर, ये समझ में आया? जो हम लोग एक्सक्लूड कर रहे हैं कुछ लोगों को, उसको हमने टर्म दिया है लिमिटेड यूनिवर्सल इनकम ट्रांसफर। कुछ मतलब यूनिवर्सल तो रहेगा, लेकिन कुछ लोगों को हम लिमिट कर देंगे। ऑलरेडी इन्होंने कहा हम दे रहे हैं, जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में बहुत कुछ दे रहे हैं। अब यहाँ पे भी देखिएगा कि कंडीशनल है, कि इसमें भी तो कॉस्ट लगता है। जैसे आप ट्रक से भेजते हैं, स्टोरेज करके रखते हैं, तो गवर्नमेंट का कॉस्ट लग रहा है। और गवर्नमेंट के कॉस्ट के बाद भी लीकेज कितना होता है, लोग 5 किलो की जगह पे 3 किलो देते हैं, क्वालिटी खराब कर देते हैं, ये सब इश्यू रहता है। पैसे डायरेक्ट बैंक के अकाउंट में चला गया तो ये सब इश्यू भी चला जाएगा। दैट इज द मेन पॉइंट। तो पॉजिटिव एरिया भी आपको समझना है, निगेटिव एरिया भी समझना है। निगेटिव एरिया कुछ ये भी कहा जाता है कि अगर पैसे दे दिया जाए तो वो सही तरीके से यूज भी नहीं करेगा। अगर शराब पीने वाला आदमी है, शराब पी के सब खत्म कर देगा, होगा ना। जैसे ऐसे चावल है तो चावल तो फैमिली में जाएगा तो कुछ ना कुछ बनेगा, तो इसका निगेटिव इम्पैक्ट भी है। क्लियर हो रहा है? दूसरी चीज ये हो रही है कि आप चीजें, कुछ चीजें आप दे देंगे, लेकिन अगर कुछ चीजें होती हैं जो आपको पैसे से नहीं खरीद सकते ऐसे जगहों पे, जैसे गरीब एरिया है, कोई बहुत दूर का विलेज एरिया है, तो वहां पे आप डॉक्टर हटा के पैसे दे दें, आप 300 रुपए भी दे दें, तो वो क्या करेगा, उसको किराया भाड़ा 100 किलोमीटर दूर जाने में उससे ज्यादा पैसे हो जाएगा। तो उससे अच्छा आप डॉक्टर दे दीजिए। होता है ना कि कभी कभी आप पैसा काम नहीं आएगा आपको। उस एरिया में मानिए कोई ऐसे जगह पे आप रह रहे हैं जहाँ पे आपको कुछ खास तरीके का, मानिए कि मिठाई है वो नहीं मिलती है, और आपको उसी के लिए दिया जा रहा है कि आप वो मिठाई खाएंगे, तो उसके लिए 200 रुपए दिया जा रहा है। तो वो मिठाई मिल ही नहीं रहा है ना, आप उसके लिए 200 दे रहे हैं, वो 200 के लिए 500 लगा के जाएगा 100 किलोमीटर दूर। आर यू गेटिंग ना? तो उससे अच्छा गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उसकी कैपेबिलिटी है वो प्रोवाइड कर सकती है, गरीब आदमी नहीं वो खरीद सकता। तो ये निगेटिव पॉइंट भी है। एक तो है कि मिसयूज हो सकता है पैसे का, दूसरा है कि कभी कभी चीजें ऐसी होती हैं जो पैसे से आप खरीदने जाएंगे तो वहां पे खरीद ही नहीं सकते हैं, दूर बैकवर्ड एरिया में नहीं हो सकती कुछ चीजें। ठीक है, और क्या हो सकता है मिसयूज? एक होगा कि लोग तब काम करना भी बंद कर देंगे, लेकिन दिक्कत ये है कि काम है ही नहीं, तो वैसे भी काम नहीं है, काम करना क्या बंद करेंगे? एम्प्लॉयमेंट का हालत ये है। हाँ, जो काम होगा वो भी, लेकिन ये है कि आपको काम सिर्फ इतने से ही थोड़ी होता है, जिसको काम करना होगा उसको तो। और लिविंग अमाउंट, वही तो बात हो रही है कि अमाउंट कम करके दें, यही तो हो रही है कि जैसे पहले था कि हाँ, तो इसीलिए तो यहाँ पे बात हो रही है कि लिमिटेड यूनिवर्सल इनकम जो ट्रांसफर करेंगे बेनिफिट, तो वो इसको भी कम कर दिया जाए, एक दो को मर्ज करके वो वाले पैसे दे दें, तो दोनों चीजों की बात हो रही है। तो डिबेट यही चल रहा है। आपको दोनों पक्ष समझ में आ रहा है ना क्या है? थोड़ा सा ये फैक्ट वैक्ट याद रखिएगा, ये मैं शेयर करेंगे हम लोग ये वाला आर्टिकल, तो इसके फैक्ट कुछ नहीं है, वो सब याद होने चाहिए। इसके मेंस में आंसर आने, क्वेश्चन आने के बहुत चांसेज है। अभी तक आया नहीं है, लेकिन आएगा कभी ना कभी, क्योंकि ये डिबेट में बहुत है।
इसके साथ इन्होंने यहाँ पे ये भी डिस्कस किया है कि ये सब देने के लिए भी कुछ मिनिमम चीजों की जरूरत होगी, जैसे कि इंश्योर द एक्सेस टू द कैश आउट पॉइंट, कि आपने बैंक में तो ट्रांसफर कर दिया तो वो निकालेगा कैसे, बैंक कहीं पे नहीं है, छोटे छोटे गांव में कहाँ बैंक होता है, तो कैश आउट पॉइंट भी होना चाहिए। दूसरा चीज इन्होंने कहा बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन और मिनिमम नेटवर्क फेलियर, जैसे दूर दराज एरिया में नेटवर्क का कनेक्शन का भी इश्यू रहता है, फेलियर बहुत होता है जैसे हम लोगों ने कहा, तो बायोमेट्रिक का आप तब भी जोड़ेंगे बाय एनी वे, तो वो सब चीजें ऑलरेडी एड्रेस्ड हो जाना चाहिए। समझ में आ रहा है? इस पे एक आज क्वेश्चन मैं दूंगा प्रीलिम्स का बाद में, तो वो आप लोग लिखिएगा, अब मेंस का दूंगा, इस पे तो मेंस का ही आंसर अभी तक समझ में आ गया, बस प्रॉस कॉन्स क्या जस्टिफिकेशन होना चाहिए वो आप लिख सकते हैं। Next news we are going to discuss is the India's SDGs focus and its human development issue। ठीक है, तो what is the SDGs सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, कुछ हम गोल्स हैं, नियर अबाउट 17 गोल्स हैं, ऑलरेडी एक दिन हमने डिस्कस किया था, वो सब एक बार मैं दिखा ही देता हूँ। अब 17 जो डेवलपमेंट गोल हैं इंडिया की, उसकी मैक्सिमम में हालत सही नहीं है, उसी पे कंटिन्यूअसली डिस्कशन चलता है कि हाउ टू इम्प्रूव ऑल ऑन दिस थिंग। दिख रहा है, पहला है नो हंगर, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर। उसके बाद किस पे आएंगे, गुड हेल्थ, जब आपका भूख और पॉवर्टी नहीं रहेगा तब हेल्थ पे ध्यान जाएगा। आफ्टर दैट द क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, ठीक है। फिर हो गया एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, तो 17 है कंटिन्यूअसली जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, फिर सारे इम्पोर्टेंट है, बाद में आप इंटरनेशनल लेवल पे आए, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, डिफरेंट कंट्रीज जब पार्टनरशिप करेंगे तभी तो इन गोल्स को अचीव करेंगे। कोई गरीब देश है उसको कहीं ना कहीं से सपोर्ट चाहिए होगा ना, यूएस से, यूरोपियन कंट्रीज से, तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं हमारी लैकिंग है। तो वही डिस्कशन चल रहा है कि जो हमारा अभी लास्ट ईयर हमने G20 का सबमिट किया था, उसमें हमने ये भी डिस्कस किया था कि इंडिया का परफॉर्मेंस कैसे चल रहा है। G20 टॉप जो 20 इकोनॉमीज है उनका है, और इंडिया में ही इसका हुआ था लास्ट ईयर, तो काफी ये न्यूज में था, आप लोगों को भी पता होगा। पीसीएस में डेट पूछता है, सितंबर 9-10 2023 को हमने G20 का सबमिट इंडिया में किया था। जस्ट उसके बाद हमने जो एसडीजी का सबमिट हुआ था टू डिस्कस टोटली ऑन द कि डिफरेंट कंट्रीज का क्या परफॉर्मेंस है। टोटल 17 डेवलपमेंट गोल्स हैं, कितने हैं 17। 17 में टारगेट 159 है। जैसे आप पॉवर्टी हटाने के लिए कई टारगेट लेके चलेंगे, तो गोल है कि पॉवर्टी हटाइए, तो टारगेट अलग अलग हो सकते हैं। पॉवर्टी हटाने का क्या है, एम्प्लॉयमेंट दे दीजिए, इनइक्वालिटी कम कर दीजिए, टैक्सेशन आप स्मूथ करवा दीजिए, ये सब हो सकता है। तो डिफरेंट टारगेट करके आप पॉवर्टी रिड्यूस कर सकते हैं, यही है ना। तो यहाँ पे जो हमने बाद में एसडीजी सबमिट किया था, इसका डेट था 18 से 19 सितंबर लास्ट ईयर का, लास्ट ईयर के जो मेन है। और इस साल अभी हमने लास्ट मंथ में सितंबर 23-24 को सबमिट ऑफ द फ्यूचर, अगेन यहाँ पे भी यही डिस्कशन चल रहा था कि जो डिफरेंट कंट्रीज हैं वो 17 गोल्स हैं, उसको कैसे अचीव कर रहे हैं, परफॉर्मेंस क्या है, ठीक है। ये तीनों याद हो रहा है, G20 सबमिट, आफ्टर दैट हमने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीटिंग सबमिट किया था, और फिर से हमने इस साल अभी सितंबर पिछले मंथ मुश्किल से 20 दिन पहले 22-23 सितंबर को हमने सबमिट ऑफ द फ्यूचर किया था। मोदी जी गए थे, भाषण वाषण दिया था, हमने वो न्यूज पढ़ा भी था। ओके, तीनों डेट याद हो रहा है। अब इंडिया का परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है, क्योंकि इंडिया का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का रिपोर्ट आता है, यूएनडीपी निकालता है, यूएन का ही एक ऑर्गेनाइजेशन है, पार्ट है यूएनडीपी। यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म है। ये निकालते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का क्राइटेरिया 3 चीजों पे होता है कि यहाँ के लोगों का हेल्थ कैसा है, दूसरा इनकम किस लेवल का है, और तीसरा एजुकेशन। यहाँ पे दिया है 3 एरिया। लॉन्ग हेल्थ लाइफ, जिसमें मेजर द लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स समझ में आ रहा है क्या है, एक इंडेक्स है
जो ये बताएगा कि इस देश के लोग किस लेवल पे डेवलप किए हैं, यही है। उस इंडेक्स में 3 पैरामीटर्स लिया जाता है। 3 पैरामीटर्स क्या हो सकता है? कहीं का डेवलपमेंट का आप नॉर्मल क्या चेक करेंगे? एजुकेशन, हेल्थ एंड इनकम, यही 3 है। ये भी यही 3 लेता है। पहला जो है लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ, जहां पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी लिया जाता है। व्हाट इज मीन बाय द लाइफ एक्सपेक्टेंसी? लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब आज मैं पैदा हो रहा हूँ, मैं कितने साल तक जीऊंगा, इसका एक एक होता है ना लमसम हम निकालते हैं। वही है कि आजकल जो है काफी बढ़ते जा रहा है। 78 ईयर्स हो गया। बहुत पहले ये आजादी के टाइम पे तो मुश्किल से 32-33 साल था, एक्सपेक्टेड था, क्योंकि बीमारियां बहुत थी। अब धीरे धीरे दवाइयां आ गई तो जो डेथ का केसेज है वो कम हो रहा है। भले बीमारियां बढ़ रही हैं, लेकिन हमारे पास दवा से लॉन्ग टर्म हम जीने का प्रोविजन ला दें। ठीक है, क्लियर हो रहा है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी। दूसरा है कि नॉलेज। नॉलेज में क्या लेते हैं? ईयर्स ऑफ द स्कूलिंग एंड मीन ईयर्स ऑफ द स्कूलिंग, कि एवरेज स्कूलिंग ईयर्स कितना है। कोई 8 साल पढ़ रहा है, 10 साल पढ़ रहा है, ओवरऑल मीन ऑफ स्कूलिंग। ठीक है। और तीसरा है डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, जहां पे इनकम पर कैपिटा हम लेते हैं। तो इसमें अब आप देखिएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के कई चीजें आ रही हैं। गुड हेल्थ भी आ गया जो 3 नंबर पे था। क्वालिटी एजुकेशन जो चौथे नंबर पे था। और 5वें नंबर पे था जेंडर इक्वालिटी। 8वें नंबर पे डिसेंट वर्क है। एंड 10वें नंबर पे है रिड्यूस इनइक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी एंड रिड्यूस इनइक्वालिटी में सिमिलरिटी है, लेकिन डिफरेंस भी है। जेंडर में केवल एक है, मैन एंड वीमेन के बीच में डिफरेंस जो है वो हम हटा रहे हैं, कि मैन कितने जॉब में है उसकी तुलना में वीमेन्स कितने हैं। अगर 70 लोग जो मेल है वो जॉब कर रहे हैं तो वीमेन्स 30 लोग कर रहे हैं, तो डिफरेंस है। लेकिन जो ओवरऑल एसडीजी 10 है, रिड्यूस इनइक्वालिटी, मेन और मेन में भी तो डिफरेंस है, कि कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत गरीब है, कोई बहुत पढ़ा लिखा है, कोई बहुत कम पढ़ा लिखा है, उसमें भी तो है। कम्युनिटी में तो इनइक्वालिटी है, कोई एसटीज माइनॉरिटी डिफरेंट टाइप ऑफ द कैटेगरी, उसमें भी तो इनइक्वालिटी है। तो जो एसडीजी 10 है वो ओवरऑल इनइक्वालिटी है समाज में। लेकिन जो ये है एसडीजी 5 जेंडर इनइक्वालिटी, यहाँ पे बहुत स्पेसिफिक बताया है कि विमेन्स और मेल के बीच में जो है उसको हमको घटाना है। क्लियर हो रहा है? तो कहीं ना कहीं एसडीजीज में मैक्सिमम ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के इंडिकेटर वो आ ही रहे हैं। क्लियर हो रहा है? अब इंडिया का जो रैंक अभी आया है दैट इज द 134 आउट ऑफ 193। इंडिया जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता है, यहाँ की गवर्नमेंट कहती है कि अरे झूठ मूठ में कर रहे हैं। ठीक है, काफी इसमें हम पीछे हैं। एक पीसेस में पूछेगा रैंक कितना आया है, इसी के आसपास रहता है, 130 से 140 के बीच में। ओवरऑल जितने कंट्रीज है 193। लिख लिया? जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में हमारा इंडेक्स आया है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसमें रैंक इंडिया का 134 है, और जो हमें वैल्यू मिला है 0.644। ये एक कंपेयर कर रहे हैं। 0 का मतलब एकदम कुछ नहीं डेवलपमेंट है, एकदम हर चीज खराब है। 1 का मतलब एकदम अच्छा है। 0 to 1 के बीच में हम वैल्यू देते हैं। इंडिया का जो वैल्यू है 0.644 है। हमारा जो रैंक है हमारे आस पड़ोस में, बांग्लादेश भी हमसे आगे है, 129 है, भूटान है, इंडोनेशिया है, बीच में तो पाकिस्तान अफगानिस्तान भी हमसे बढ़िया था। पता नहीं उनका रैंक मैं एक बार देखता हूँ, शायद उनका भी रैंक अच्छा था। ये हालत थी। तो इसी पे डिबेट हो रहा था कि इंडिया कैसे पीछे हो सकता है। इंडियन गवर्नमेंट या इंडिया के जो ऑफिसर्स हैं सेक्रेटरी लेवल के, वो तो कह रहे थे हम पैसा देते हैं भूटान को, वो गरीब हो। लेकिन ये है कि उनका पॉपुलेशन कम है, वो आसानी से बांट देते होंगे। आप में पैसा है लेकिन आप बांट नहीं पा रहे, आपके अंदर गरीब लोग ज्यादा है। हो सकता है ना कि आपका पास पैसे हैं लेकिन इनइक्वालिटी भी तो ज्यादा है। आपके वहाँ अमीर है वो बहुत अमीर हो गए, जो गरीब है वो बहुत गरीब है। तो इसीलिए ऐसा जो यूएन के रिपोर्ट है वो लोग बोलते हैं। इंडिया का कहता है कि अरे हम कैसे गरीब हो सकते हैं, हमने तो भूटान को भी इतना पैसा दिया। तो दैट इज द डिबेट दैट इज गोइंग ऑन। समझ में आ रहा है ये अभी तक चीजें? एसडीजीज के क्या क्या गोल हैं, कैसे हम इसको करने की कोशिश कर रहे हैं, इंडिया का इस समय क्या हालत है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने दिया कि इंडिया में आप देखिए जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इसमें ये है कि लेबर फोर्स जो वर्क करने के लिए पार्टिसिपेट का इच्छा करता है, जॉब नहीं मिला, एम्प्लॉयमेंट रेट नहीं है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है,
कि जो लोग पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हैं। उसमें डिफरेंस देखिए, जो मेन है इंडिया में 76% और सिर्फ 28%। तो यहाँ पे ये दिखाता है कि वीमेंस को काम ही नहीं किया, अलाउ ही नहीं करते होंगे, तभी तो उनका मन ही नहीं है काम करने का। पार्टिसिपेशन रेट में एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं हो रही है, इसमें है कि कितने लोग अवेलेबल हैं टू डू द वर्क, डू द डिफरेंट जॉब। क्लियर हो रहा है? डिफरेंस नजर आ रहा है कितना है? 76% है मेल का एंड फीमेल का 28%। ये वैरी करते रहता है। अभी जो गवर्नमेंट ने रिसेंट दिया है उसमें तो इन्होंने 37% फीमेल का पार्टिसिपेशन दे दिया है, और जो पिछला था उसमें 23% था। तो ये काफी डिस्प्यूटेड हो रहा है आजकल। गवर्नमेंट की जो एजेंसी है जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन देती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इनका जो अभी रिपोर्ट आया है उन्होंने कहा 37% फीमेल का पार्टिसिपेशन रेट है, लेकिन जो पिछला आया था उसमें इन्होंने 23% दिया था। तो बहुत ज्यादा इन्होंने इंक्रीज दिखाया, पर इस पे भी डिबेट चल रहा है कि इतना ज्यादा कैसे इंक्रीज हो गया, ऐसे तो दिख नहीं रहा है। तो आपने हो सकता है डोमेस्टिक वर्क को भी ले लिया हो, यू हैव आल्सो इंक्लूडेड ऑल दिस थिंग। जो रिम्यूनरेटिव नहीं है, जहाँ पे पैसे नहीं मिलते उसको भी आपने इंक्लूड किया है। समझ में आ रहा है क्या हम लोग डिस्कस कर रहे हैं? जेंडर इनइक्वालिटी दिखा रहा है ये कितना डिफरेंस है। तो ये सब चीजें यहाँ पे डिस्कस हुई है कि इंडिया का जो ओवरऑल जो हम देखते हैं दैट इज वेरी मच, जो कंडीशन है वो एक तरीके से अपने नेबरहुड में काफी खराब है। इंक्रीज इंडिया ने किया है 6 पॉइंट, और पहले 0.634 था, तो इंक्रीज हुआ, लेकिन हमारी तुलना में जो हमारे नेबर्स हैं उनमें इंक्रीज काफी ज्यादा है। जैसे इन्होंने कहा कि जो इंक्रीज है चाइना में तो, और नेपाल, इन लोगों का भी देखिए, इन लोगों का जो इंक्रीज हो रहा है एज कंपेयर टू द इंडिया दैट इज मच बेटर। समझ में आ गया? आगे चले। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स याद होने चाहिए, आप लोग अपने टेबल के सामने उसको लगा लीजिए, मैप ये लगा होना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, क्योंकि जब आप मेंस का आंसर लिखेंगे तो हर एक गोल का आप यूज कर सकते हैं। किसी भी इश्यू पे आता है, वीमेन पे आया तो आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 का कर लें कि ये हम अचीव कर सकते हैं, कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन, ये सब लिखने में इजी रहेगा। और ये सब डेटा आप धीरे धीरे याद करना सीखिए, जो इंपॉर्टेंट डेटा आता है, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो हमारा रैंक है, क्या परफॉर्मेंस है, ये सब चीजें धीरे धीरे याद होनी चाहिए। अब यहाँ पे इन्होंने एक चीज और डिस्कस किया है, वो कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ। इन्होंने कहा कि ह्यूमन डेवलपमेंट गोल, जैसे डेवलपमेंट का अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है। अमर्त्य सेन का नाम सुना है? अमर्त्य सेन, नोबेल प्राइज मिला था फॉर द उनका इकोनॉमिक्स में कंट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है। तो उनको उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, डेवलपमेंट एज ए फ्रीडम, कि डेवलपमेंट क्या होता है एज ए फ्रीडम। मतलब डेवलपमेंट मैं तभी माना जाऊंगा जब मैं जो करना चाहूँ उसका फ्रीडम हो। मैं अगर गिटार बजाना चाहूँ तो मुझे इतना फोर्स नहीं किया जाए कि मैं उस समय जाके अपने 2 वक्त के रोटी के लिए जबरदस्ती काम करना पड़े। होता है ना कि मैं अपना जो फ्रीडम हो काम करने का, जैसे लोग रोटी, आपको 2 वक्त की रोटी अच्छा जीने के लिए आपको फैमिली से दूर रहना पड़ता है, ये थोड़ी है कमाई। आप अमीर होने के बाद भी वो नहीं है, एक तरीके से फ्रीडम नहीं है ना, डेवलपमेंट नहीं है, नहीं माना जाएगा। जैसे आप कंसीडर करते हैं, जैसे आपका एजुकेशन ही बैकवर्ड एरिया में नहीं है, अब एक ट्राइबल को अपना पूरा फैमिली छोड़ के जाना पड़ेगा दिल्ली पढ़ने के लिए, उसके एरिया में वो नहीं है, तो आप इसको डेवलपमेंट नहीं कह सकते हैं ना। डेवलपमेंट तब माना जाएगा जब उसको फ्रीडम हो, अपने फैमिली के साथ भी रह के पढ़ ले, वो अवेलेबिलिटी होनी चाहिए ना। तो इन्होंने यही कॉन्सेप्ट दिया था कि डेवलपमेंट एज ए फ्रीडम एंड कैपेबिलिटी अप्रोच। कैपेबिलिटी अप्रोच का मतलब कि कितना कैपेबल है वो इंसान कोई भी चीज करने का। जैसे विमेन्स की कैपेबिलिटी देखा जाए तो रिस्ट्रिक्शन लगा रहता है, कैपेबिलिटी उनका नहीं डेवलप करने दिया जाता है कोई भी चीज करने के लिए, उन्हें पहले ही रिस्ट्रिक्शन, तो वो भी डेवलपमेंट नहीं करा कहा जाएगा। ये खासकर उस कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है जैसे कि आप कोई कोई इस्लामिक कंट्री है, वहां पे बहुत कम, वहां का इनकम बहुत ज्यादा है, तेल ओल है, पैसे दे देते हैं, लेकिन लोगों का वो काम करने का जो फ्रीडम होना चाहिए वो नहीं है। आर यू गेटिंग ना? क्लियर हो रहा है कि कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए। जैसे मैं गिटार बजाना चाहूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, या कुछ मैं गाना गाना चाहूँ, तो वो मुझे फ्रीडम होना चाहिए कि मुझे पास टाइम हो, मेरे पास खाने को इतना होना चाहिए कि मैं उस पर भी ध्यान दूं, तभी तो होगा। तो डेवलपमेंट का यही है, सिर्फ ये नहीं कि आपके पास पैसे हैं
तो आप डेवलप हैं। क्योंकि अगर आप चीजों को नहीं कर पा रहे, जैसे आपका शौक है लेकिन आप दिन भर अपने शॉप पे रह रहे हैं, जो शौक है वो नहीं पूरा कर पा रहे हैं, लेकिन आपके पास पैसे हैं, तो अमर्त्य सेन के डिफिनीशन के अनुसार वो डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट का मतलब गवर्नमेंट ऐसा कंडीशन क्रिएट करे कि हर आदमी अपनी 2 वक्त की रोटी और अपना लाइवलीहुड भी प्रॉपर तरीके से जिए, और साथ साथ वो अपने चॉइसेस को भी रखे कि सुबह अगर वो टहलना चाहे, एक्सरसाइज करना चाहे, खेलना चाहे तो वो भी खेले, अपना काम भी करे, तो उतनी चॉइसेस लोगों के पास होनी चाहिए। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट न्यूज इज विद रिस्पेक्ट टू द गूगल के खिलाफ एक केस चल रहा है कि गूगल अपना मोनोपोली किए रहता है और वो गूगल हार भी गया है। जैसे आप देखिएगा कि कोई भी आप लोग मोबाइल लेते होंगे तो उसमें पहले से गूगल का एप्स, प्ले स्टोर सब कुछ डाउनलोडेड होता है। तो ऐसे में गूगल दूसरे को उभरने ही नहीं देता है कि उनका गूगल स्टोर किसी और भी ऐप को आपको डाउनलोड करना है तो गूगल ऐप पे ही जाके आप करेंगे। पेमेंट का सिस्टम भी ऐसा था कि गूगल पैसा काटता था उसके लिए कि कोई अगर पे कर रहा है तो गूगल पे के थ्रू आप पे कीजिए, गूगल प्ले पे आप जाइए, वहां पे करके दीजिए। तो ऐसे में एक कंपनी थी वो पेमेंट करने को मना कर दी। कंपनी का नाम यहाँ पे कहीं दिया हुआ है, व्हाट इज द नेम, एपिक गेम नाम था, ठीक है। तो इसको हटा दिया प्ले स्टोर से गूगल ने। तो यही गए ये केस कर दिए कि ये तो अपना मोनोपोली कर रहा है, मैं खुद का भी तो पेमेंट गेट लगा सकता हूँ, गूगल अलाउ नहीं कर रहा था। बाद में यहाँ पे जो जजमेंट आया उन्होंने कहा कि गूगल मोनोपोली नहीं कर सकता, साथ साथ अपने प्ले स्टोर के साथ साथ दूसरे प्ले स्टोर को भी वो अपने ऐप पे दिखाएगा, लोगों को अल्टरनेटिव ऑप्शन देगा। तो ये अब देखते हैं इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। जो गूगल का मोनोपोली था, आप कहीं पे भी सर्च पे भी देखिएगा गूगल की ही मोनोपोली रहती है, तो इसी को ये इम्पैक्ट करेगा। क्लियर हो रहा है ये? नेक्स्ट न्यूज कुछ खास नहीं है, दैट इज द कांग्रेस का जो हार गए हैं सोशल जस्टिस को, तो वही लेके कर रहे हैं कि भले सोशल जस्टिस का कर रहे थे लेकिन इन्होंने, जैसे शैलजा कुमारी है कांग्रेस की लीडर, माना जा रहा था जो हुड्डा फैमिली है उनके भूपिंदर सिंह हुड्डा फैमिली जो है इनके सामने इनको नेग्लेक्ट कर दिया गया था, मेन रोल जो प्ले करने को दे दिया गया था हुड्डा फैमिली को दे दिया गया था। तो अगर आप सही में सोशल जस्टिस की बात करते हैं तो दलितों का भी तो बेस आप उठाइए। शैलजा को तो एकदम आपने, शैलजा कुमारी को तो आपने एकदम दरकिनार कर दिया था, ठीक है। साथ साथ इन्होंने कहा कि अब कांग्रेस भले बोल रही है लेकिन असली जो पॉलिटिक्स कर रहे थे इस मामले में बीजेपी ने करा। बीजेपी ने जैसे इन्होंने एक किसी कम्युनिटी को जो डोमिनेंट, एक दिन और हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि मानिए एससीज में ही कोई एक कैटेगरी है, जैसे कि आप ले ली जो ये इंडिया ये यूपी में जो है मायावती, इनका कास्ट काफी डोमिनेंट है, मैं भूल गया एग्जैक्ट नाम। चमार में ही एक इनका कास्ट होता है जाटो, हाँ जाटो बहुत है, जाटो बहुत डोमिनेंट है। तो बीजेपी क्या प्ले करते हैं कि नॉन जाटो वोट पे ज्यादा फोकस करते हैं, जैसे वाल्मीकिज हैं और भी डिफरेंट टाइप के हैं, तो उनको जैसे आप और भी फिशिंग कम्युनिटी में है, मल्लाह है, इन लोगों को अप्रोप्रिएट करके इनको दे देती है। सेम काम इन्होंने वहां पे किया इन द दिस हरियाणा। उन्होंने कहा कि जो डोमिनेंट कास्ट है, जैसे जाट वहां पे डोमिनेंट है, तो उन्होंने नॉन जाट का उन्होंने एक चलाया, तो वहां पे उनको वोट मिला। क्लियर हो रही है ये चीजें? यही इन पे है कि टोटल जो रिजर्व सीटें हैं, जो नॉन डोमिनेंट दलित कैंडिडेट है, वहां पे बीजेपी ने मैक्सिमम देके, तो आप मानिए डोमिनेंट कास्ट डिस्पाइट वो ज्यादा होगा, फिर भी जो नॉन डोमिनेंट है वो एक साथ कई नंबर में आ जाएंगे ना। और ये भी कर दिया जाता है कि अरे यही सब रूल कर रहे हैं, इनको छोड़ के किसी और को आना चाहिए। जैसे यूपी बिहार में जो ओबीसी का देखे तो यादव कम्युनिटी है, तो अब बीजेपी क्या करती है कि नॉन यादव और को एक साथ, यादव को एक तरफ कर दिया, नॉन यादव को एक तरफ कर दिया, तो इन दो लोग मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज द पॉलिटिक्स दैट इज बीइंग डन इनटू द यूपी। बीजेपी का यही है कि वो जहां पे भी लगता है कि एक डोमिनेंट कास्ट है और उसका ज्यादा वर्चस्व है, और भी जो उसी कैटेगरी के डोमिनेंट कास्ट है उनके वो खिलाफ में उठा देते हैं। तो उनका ये पॉलिटिक्स बहुत सही चल रहा है। लास्ट न्यूज ऑलरेडी हमने मैरिटल लैब पे काफी डिस्कस किया है, एक बार जस्ट इसका सेक्शन एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ। सेक्शन 375 है आईपीसी का, आईपीसी को बदल के अभी हमने भारतीय न्याय संहिता किया। भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 63 हो गया। क्लियर हो रहा है?
एक्सेप्शन क्या था कि पहले ये था कि जो हस्बैंड एंड वाइफ का जो था वो रिलेशन में बोला था कि इंटरकोर्स को अगर फोर्स भी है तो हम रेप नहीं कंसीडर करेंगे। एक एक्सेप्शन पिछले वाले में था, उन्होंने 15 इयर्स को दिया था, जो नए वाले में 18 इयर्स कर दिया कि अगर 18 इयर्स से नीचे होंगे तो रेप मान लेंगे अगर वाइफ का अगर एज है, ठीक है, लेकिन 18 ईयर से ज्यादा हो तो वो रेप नहीं माना जाएगा, क्योंकि ऐसा कॉन्सेप्ट दिया कि हस्बैंड एंड वाइफ तो शादी के बाद एक हो जाते हैं, ऐसा कॉन्सेप्ट जो आप रिलीजियस स्क्रिप्चर को उठा के ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे अगर आप ह्यूमन राइट्स और लीगल प्रोविजन के लिए जाए तो भी दोनों अलग होते हैं, और सबसे ज्यादा लड़ाई हस्बैंड वाइफ में ही होती है, नॉर्मल ऐसा देखा जाता है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि इंडिया का इन्होंने डेटा दिया, जैसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का दिया है कि जो सबसे ज्यादा सेक्सुअल वायलेंस होता है इंडिया में, दैट इज डन बाय द हस्बैंड। जो हस्बैंड होता है, 1/3 जो वायलेंस हो रहा है उसमें हस्बैंड के ही द्वारा होता है। रेप ऑफ के भी केसेस मैक्सिमम बहुत क्लोज रिलेटिव के ही द्वारा होता है, ऐसा नहीं कि कोई अनजान आके ये सब एक्टिविटीज में होता है। मैक्सिमम जो इम्पैक्ट सेक्सुअल या रेप का केसेज होता है, दे आर द वेरी क्लोज टू द वीमेन। और ये केस है तो ऐसे में है कि आपको जब मैक्सिमम जब हस्बैंड एंड क्लोज रिलेटिव के द्वारा हो रहा है तो और लाजिम सी बात हो रही है कि आप उस एक्सेप्शन को हटा दीजिए। जो एक्सेप्शन दिया गया है कि उसमें आप वाइफ के खिलाफ अगर हो रहा है तो आप नहीं कंसीडर करेंगे। इसी में दो केस है। एक केस जोसेफ साइने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है। इसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आफ्टर द मैरिज दोनों जो हस्बैंड एंड वाइफ है वो एक यूनियन माना जाएगा। क्लियर हो रहा है ये। और दूसरा केस इन्होंने दिया है कि इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसी में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने 18 इयर्स के लिए बोला था करने के लिए, ठीक है। पुट्टा स्वामी केस 2017 में हुआ। यहाँ पे राइट टू प्राइवेसी की बात किया गया है। राइट टू प्राइवेसी का मतलब होता है कि हर एक इंसान का इंडिविजुअल राइट टू प्राइवेसी है, तो वहां पे वाइफ का भी तो राइट टू प्राइवेसी हो जाएगा ना, अगेंस्ट द हस्बैंड भी होगा, उसका मन करे नहीं मन करे। जैसे हम बाहर जा रहे हैं तो ऐसा थोड़ी है कि हस्बैंड से पूछ के ही जाएंगे, वो तो इंडिपेंडेंट अपना एग्जिस्टेंस होना चाहिए। तो इस केस में, पुट्टा स्वामी केस में, राइट टू प्राइवेसी की बात, ये नहीं कि हस्बैंड हर चीज जाने, अरे वाइफ का भी तो कुछ पर्सनल चीजें होंगी, तो ये सब चीजें इसमें डिस्कस हुई हैं। क्लियर कॉन्सेप्ट इतना पता होना चाहिए कि क्या केस, क्या डिबेट चल रहा है, ठीक है। अभी इस पे बहुत डिबेट चलेगा क्योंकि ये अभी केस चल ही रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द टुडेज न्यूज। हियर वी विल कंक्लूड आवर सेशन। कोई डाउट और एनीथिंग यू वांट टू आस्क? ठीक है ना? ओके, सो वी विल कंक्लूड हियर।